Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to start our new chapter of power amplifiers. In our last lecture हमने जो है वो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स के लिए हमने उसकी जो है वो एक्सरसाइज की थी। उसमें उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी। आई होप आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और समझ लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप दोबारा वो यू कैन स्विच टू बैक टू दैट वीडियो और आप उसको देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हैं। और in any case if you want to ask anything you can ask me in our WhatsApp group or in the comment section below. So power amplifiers को start करते हैं। power amplifiers में सबसे पहले what is an amplifier? An amplifier is an electronic device that can increase the power of a signal. आपका जो सिग्नल, जाहिर सी बात है एम्पलीफायर का काम है टू एम्पलीफाई द सिग्नल। जो भी इनपुट सिग्नल आप उसको देंगे वो उसको एम्पलीफाई करेगा। टाइम वेरिंग वोल्टेज और द करंट एम्पलीफायर, जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था वो वोल्टेज फीडबैक वो एम्पलीफायर का था, लेकिन वो वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर हम करंट जो है वो एम्पलीफायर को हम अभी तक स्टडी किया था। पावर एम्पलीफायर्स जो हैं वो ज़रा और ज़्यादा एडवांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज और द करंट एम्पलीफायर्स के मुकाबले में। एम्पलीफायर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी फिजिकल प्लेसमेंट में। सिंगल जो है वो आपकी सिंगल चेन के अंदर, कि आप उसको सिंगल चेन में देख रहे हैं या एक प्री एम्पलीफायर है, तो वो किस तरीके से, ये जो नीचे इसकी डायग्राम उन्होंने बताई भी है कि जब आप इनपुट सिग्नल देते हैं तो पहले एक प्री एम्पलीफायर होता है। प्री एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को कैच करता है और आगे उसको पहले वोल्टेज एम्पलीफायर को देगा। वोल्टेज एम्पलीफायर से आप उसको टोन और उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करके पावर एम्पलीफायर को देंगे और देन पावर एम्पलीफायर उसको आउटपुट को जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको ज़्यादा जो है वो एडवांस उसकी एम्पलीफाइड फॉर्म मिलेगी आफ्टर पावर एम्पलीफायर। तो ये उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है आपकी एक ऑडियो एम्पलीफायर जो आपकी ऑडियो को इन्हेंस करता है, ठीक है, आपकी आवाज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो ये उसकी ऑडियो एम्पलीफायर की जो है ये एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पावर एम्पलीफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोवाइड सफिशेंट पावर टू एन आउटपुट लोड। लोड कहते हैं जो भी चीज़ आप उसके साथ आउटपुट पे लगाते हैं, जो भी चीज़ बिजली लेती है उसको हम लोड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं दे आर ऑल लोड टू योर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, तो वो सब लोड है। तो इसी तरह उन्होंने कहा जी आपके लोड के ऊपर जो आपकी सफिशेंट पावर जो है आउटपुट लोड को प्रोवाइड करता है टू डिराइव अ स्पीकर और अदर पावर डिवाइसेस को चलाने के लिए। पावर एम्पलीफायर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। टिपिकली अ फ्यू वाट्स टू टेंस ऑफ वाट्स का वो होता है, कुछ वाट्स का होता है। टू मैच द इनपुट सिग्नल शेप विद लार्जर एम्पलीट्यूड, पावर एम्पलीफायर टास्क द एनर्जी फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड कंट्रोल्स द आउटपुट को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये एम्पलीफायर सर्किट्स में, ये मैंने आपको उसकी बता दी, उसकी एक ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ पे भी पावर एम्पलीफायर की एक डेफिनेशन मौजूद है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच रेजेस द पावर लेवल ऑफ द, ये तो इसकी जर्नल इंट्रोडक्शन था ना पावर एम्पलीफायर का। उसके बाद ये यहाँ पे उसकी बेसिक जो आप जो एक डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताई है उन्होंने कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है जो रेज करती है आपकी पावर लेवल को, सिग्नल के पावर लेवल को, उसे हम ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। आपने अभी तक जितने भी एम्पलीफायर पढ़े तो हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी पढ़ा था कि आप कैसे अपने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बना सकते हैं, फिर एम्पलीफायर को कैस्केड कैसे कर सकते हैं, फिर एम्पलीफायर से वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं, और कैसे उस वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर को एज अ फीडबैक सर्किट जो है, नेगेटिव फीडबैक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आगे अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इन एन ऑसिलेटर सर्किट ना। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर का मेन रोल है जिसने एम्पलीफायर जो है वो बनाना है, और आपके पावर लेवल को अगर वो इंक्रीज़ कर देता है तो वो ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर कहलाता है, जिसके बारे में आप पढ़ने लग जा रहे हैं। A power amplifier is required in an output stage of an amplifier so that to derive a loudspeaker और similar device आप कोई भी चलाना चाहते हैं तो आप पावर एम्पलीफायर जो है वो इन्हेंसर के तौर पे पावर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि पावर का जो है वो प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है आपकी वोल्टेज का और करंट का। तो अगर स्मॉल चेंज इन वोल्टेज और लार्ज चेंज इन करंट जो है वो आपकी पावर को इन्हेंस करती है। सो द पावर एम्पलीफायर इज नॉट ओनली टू कन्वर्ट द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज इनटू लार्ज चेंज इन करंट बट ऑल्सो टू ट्रांसफर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पावर टू लोड स्पीकर, या बल्कि ये ना सिर्फ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज और लार्ज चेंज इन करंट को के साथ डील करती है, बल्कि ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफ़र कर देती है आपके स्पीकर को लोड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका पावर का काम है। उसके बाद इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ होती है। इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब है कि इनपुट इम्पिडेंस कितनी है आपके सर्किट की। इम्पिडेंस इज अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ना, कि आपके सर्किट में जितनी रेजिस्टिव जो रिएक्टेंसेज एंड रेजिस्टेंसेज इन द सर्किट है उनकी इनपुट पे और आउटपुट पे आप कैसे इम्पिडेंस मैचिंग कर सकते हैं। तो ये पावर एम्पलीफायर जो है वो इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो बेसिक फंक्शन है इसका
बेसिक फंक्शन ऑफ द पावर एम्पलीफायर इज टू कन्वर्ट द डीसी इंटू एसी। अब ये रिएक्टिफायर के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ते थे थ्रू डायोड, तो हम कहते थे कि डायोड इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एसी इंटू डीसी ना। तो पावर एम्पलीफायर उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आपकी डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। और डीसी पावर आप कहाँ से लेते हैं? बैटरी से लेते हैं, और वो उसको एसी पावर में उसको कन्वर्ट करके देगा। दैट ड्राइव्स द हैवी मोटर और स्पीकर। और वो एसी पावर में जब डीसी एसी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको पता है एसी पावर से आप बड़ी बड़ी मोटर्स और जो हैवी बैटरीज और हैवी मोटर्स और स्पीकर्स वगैरह जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं उस स्मॉल बैटरी इनपुट से, जो कि डीसी फॉर्म में आपने लिया था। इसी तरह एम्पलीफायर जो है वो लार्ज पावर आउटपुट जो है रिक्वायर्ड द लार्ज इनपुट सिग्नल। अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो इनपुट सिग्नल भी उसी तरह से उसके जो है ना लार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर जितने ज़्यादा आप लार्ज पावर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपको जैसे जैसे गेन में इंक्रीज़ होता था तो आपकी डिस्टॉर्शन और नॉइज़ इफेक्ट्स भी इंक्रीज़ होते थे, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी इंक्रीज़ होती थी, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट हासिल करना चाहते हैं तो आउटपुट कर्व्स आर नॉट लीनियर फॉर द लार्ज सिग्नल। अगर आप तो उसके लिए इनपुट सिग्नल भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और उस केस में आपके जो डिस्टॉर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, और फिर आपको डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, आप स्पीकर से अगर आपको ये भी नॉइज़ इफेक्ट्स नहीं चाहिए ना, आपकी आवाज़ एम्पलीफाइड तो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उसमें साथ साथ शां की आवाज़ भी आएगी और साथ डिस्टॉर्शन और नॉइज़ी इफेक्ट्स भी आएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। सो अब ये बहुत ज़्यादा पावर आउटपुट हासिल करने के साथ साथ आपको क्या मिलेगी? डिस्टॉर्शन इफेक्ट, जिसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। वो कैसे रिड्यूस करेंगे अभी हम वो आगे इस चैप्टर में देखेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द पावर एम्पलीफायर जो है, जो आपने पीछे पढ़ा वोल्टेज एम्पलीफायर और अब आप जो पावर एम्पलीफायर पढ़े, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि वोल्टेज एम्पलीफायर जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि पावर एम्पलीफायर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट पावर को अटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो एक जनरल सी बात है। अब वोल्टेज एम्पलीफायर में ये उसका वोल्टेज गेन का फार्मूला था कि HFE ओवर HIE इंटू RL। RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे। HFE इज़ द करंट गेन, HIE इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे HFE की चूँकि वो करंट गेन है, उसकी तो कोई वो गेन है ना, तो उसकी तो कोई वो रेशो ऑफ द सेम सिमिलर क्वांटिटीज होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। नीचे जो HIE है ये एक स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस है, और RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। दोनों की यूनिट्स कैंसिल होकर आपके पास गेन की वैसे ही ओवरऑल कोई यूनिट नहीं बनती ना। सो वोल्टेज गेन का ये फार्मूला है आपके पास। इसकी 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपने कंसीडर करने होते हैं। नंबर 1 ये कि ट्रांजिस्टर विद हाई HFE, यानी करंट गेन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। कितना हाई होना चाहिए? जो है वो आपके पास सच एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो अगर आपको हाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन चाहिए तो आपको HFE की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए ना, जो कि नज़र भी आ रहा है इस फार्मूले से, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में ये HFE का फैक्टर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोल्टेज गेन ज़्यादा हो तो HFE ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। नंबर 2, द इनपुट रेजिस्टेंस RI जो है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली HIE को अप्रोच करता है ऑफ द ट्रांजिस्टर, इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस RC, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस को आप इधर उन्होंने RL से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप उसको कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस RC से भी शो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा RL या RC के मुकाबले में आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस RI यानी जिसको HIE कहते हैं, चूंकि वो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है, उसको बहुत लो होना चाहिए। अगर ये बहुत लो होगा तो भी डिनोमिनेटर में जब लो वैल्यू होती है तो जाहिर सी बात है आपका आंसर ओवरऑल बड़ा हो जाता है, तब भी आपका गेन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वोल्टेज गेन। तीसरी चीज़ यह है कि रिलेटिवली हाई लोड रेजिस्टेंस, जिसको ये RC इधर कह रहे हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस की वजह से, इधर इन्होंने उसको फार्मूले में RL कहा हुआ है, तो चाहे आप उसे RL कह लें चाहे RC कह लें, ठीक है, एक आप लेकिन इसमें यूज़ करें। चाहे अगर आप इधर RL कह रहे हैं तो फिर आप इधर भी उसको RL से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ताकि आपकी सिमिलर जो है ना वो रहे बात। अगर इधर आप RC कह रहे हैं तो वो फिर अजीब सा इफेक्ट दे रहे हैं, तो अगर इधर RL है तो इधर भी RL के तौर पे आप कहेंगे, और अगर आप इधर HIE यूज़ करें तो इधर भी इनपुट रेजिस्टेंस HIE के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि RC वो कलेक्टर रेजिस्टेंस की वजह से उसको लोड इस तरह कह रहे हैं ना RC, अदरवाइज वो लोड रेजिस्टेंस ही है क्योंकि वो आउटपुट पे होता है। तो रिलेटिवली हाई लोड रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप कलेक्टर में टू परमिट दिस कंडीशन दैट द वोल्टेज एम्पलीफायर्स आर ऑलवेज ऑपरेटेड एट लो कलेक्टर करंट के ऊपर। जब आप हाई
आउटपुट रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है कम से कम करंट फ्लो करेगी इन द आउटपुट सर्किट, और जब आउटपुट सर्किट में कम करंट फ्लो करेगी तो आपके पास वो जो कंडीशन है वोल्टेज की, वोल्टेज एम्पलीफायर्स की, कि वो लो कलेक्टर करंट के ऊपर, यानी फिर करंट कलेक्टर करंट जो आउटपुट करंट है वो लो हो जाएगी, वो उस पर ऑपरेट होते हैं ना लो कलेक्टर करंट के ऊपर, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 3 बातें वोल्टेज एम्पलीफायर की, एक तो HFE की वैल्यू को लार्ज होना चाहिए, HIE की वैल्यू को स्मॉल होना चाहिए, और RL की वैल्यू को लार्ज होना चाहिए ताकि आउटपुट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और करंट जो है वो कम से कम एट द कलेक्टर जो है वो फ्लो करे। तो ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन था। इसके मुकाबले में जो आपका पावर एम्पलीफायर है, हम वो कहते हैं कि पावर एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर एंड सच इट हैज़ टू हैंडल द लार्ज करंट, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा करंट को हैंडल करना होता है, तो उसकी पावर एम्पलीफायर की जो डायरेक्ट हैंडलिंग है वो लार्ज करंट से आप करते हैं, ठीक है, कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करे। इन ऑर्डर टू अचीव दिस हाई पावर एम्पलीफिकेशन, इसमें भी 3 बातें हैं जैसे आपने वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए रखी थी ध्यान में। नंबर 1 ये है कि जो साइज ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर इज मेड कंसिडरेबली लार्जर इन ऑर्डर टू डेसिपेट द हीट प्रोड्यूस इन द ट्रांजिस्टर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पावर एम्पलीफायर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के साथ डील करती है, तो जहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करती है वहाँ पे आपको पता है हीट डेसिपेशन भी होगी, जितनी ज़्यादा बिजली गुजरती है तारों में से उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो जो हीट डेसिपेट हो रही है, खारिज हो रही है, उसके साथ डील करने के लिए आपको बड़ा साइज चाहिए पावर ट्रांजिस्टर का जो उसको हैंडल कर सके, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को और उसकी हीट डेसिपेशन को। नंबर 2, द बेस इज मेड थिकर, उसमें फिर ट्रांजिस्टर ऐसा लेंगे, ट्रांजिस्टर के 3 पोर्शन होते हैं ना, आपको पता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो वैसे तो अमूमन हमारे पास बेस हमने हमेशा पढ़ा है कि वो थिन एक होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ मीटर की रेंज की होती है, ठीक है, बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आप पावर एम्पलीफायर में चूंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ने फ्लो करना है तो बेस थिकर होनी चाहिए आम ट्रांजिस्टर के मुकाबले में टू हैंडल द लार्ज करंट्स, ताकि वो लार्ज करंट्स के साथ हैंडलिंग कर सके। इन अदर वर्ड्स ट्रांजिस्टर में जो है विद कंपैरेटिवली स्मॉलर HFE आर यूज्ड, यानी आपको थोड़ी सी स्मॉल HFE के साथ ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप पावर एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये बात हमने यहाँ पे देखी थी वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में कि HFE को लार्ज होना चाहिए, जो कि हम इसके ऑपोजिट यहाँ पे पढ़े हैं कि यहाँ पे स्मॉलर HFE जो है एज कम्पेयर टू द वोल्टेज एम्पलीफायर, स्मॉलर HFE हम यूज़ करते हैं इन पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इज़ यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, चूँकि हमने शुरू में भी ये बात यहाँ पे पढ़ी कि पावर एम्पलीफायर जो है वो यूज़ होते हैं फॉर इम्पीडेंस मैचिंग ना, यानी जो इनपुट और आउटपुट की रेजिस्टेंस को मैच करने के लिए, तो फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है इनपुट और आउटपुट की इम्पिडेंस को मैच करने के लिए। तो ये 3 बातें थी पावर एम्पलीफायर की जो आपने जो कंपैरेटिवली हमने स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज एम्पलीफायर, कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर में की जो 3 बातें हैं पावर एम्पलीफायर की उससे ऑपोजिट है, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन के ऊपर हम बेस करते हैं और स्मॉल करंट के साथ डील करते हैं एट द आउटपुट, ठीक है। पावर एम्पलीफायर में हमारा मेन फोकस ही सारा लार्ज करंट के ऊपर होता है, और जब लार्ज करंट ने फ्लो करना है तो जाहिर सी बात है हीट डेसिपेशन भी लार्ज होनी है, बेस को थिकर बनाना पड़ेगा और ट्रांसफार्मर कपलिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। और इस सारे और आपका पावर एम्पलीफायर का साइज भी बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि उसकी ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को हैंडल कर सके। सो देयरफॉर द इम्पीडेंस मैचिंग इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द एम्पलीफायर टू द लोड, ठीक है। जो एम्पलीफायर से लोड यानी आउटपुट के लिए RC इज इक्वल टू RO कहा हुआ है ना उन्होंने, तो आउटपुट रेजिस्टेंस RO है, RC जो है आप RC भी कह सकते हैं इसको, या जैसे RL आप फार्मूले में यूज़ करते हैं लोड के लिए। तो बात एक ही है, लोड रेजिस्टेंस RL कह लें चाहे उसको, चूंकि वो लोड रेजिस्टेंस आप कलेक्टर पे लगाते हैं तो आप उसे RC भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ही बात है, RL कह लें या RC कह लें। सो RC जो लोड रेजिस्टेंस है, जो भी आप डिवाइस लगा रहे हैं अपने पावर एम्पलीफायर के साथ, उसका रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ। तो ये इम्पीडेंस मैचिंग जो है ये बहुत ज़रूरी पार्ट है आपका पावर एम्पलीफायर का। अब पावर कंसिडरेशन कैसे करनी है कि पावर एम्पलीफायर में अनलाइक अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की तरह वी आर इंटरेस्टेड इन AC, हमें RMS वैल्यू जो है पावर डिलीवर्ड टू द लोड हमने करनी है। RMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमने एक तो DC को AC में कन्वर्ट तो करना है और फिर हमें AC भी कैसे चाहिए, उसकी RMS वैल्यू चाहिए, जो RMS पावर वो डिलीवर होनी चाहिए लोड को यानी आउटपुट पे, रेदर देन इन द
वोल्टेज और द करंट गेन, जबकि ऐसी बात हमने वोल्टेज या करंट गेन में नहीं पढ़ी थी ना। हम वोल्टेज करंट गेन में हमें आरएमएस वैल्यू नहीं चाहिए होती थी। तो यहाँ हम कहते हैं कि हमें एसी जो चाहिए वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए पावर कंसिडरेशन के लिए, पावर एम्पलीफायर्स में। और हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ एफिशिएंटली वी आर डिलीवरिंग द पावर टू द लोड। हम अपने जो आउटपुट पे सर्किट है या लोड है जिसको कहते हैं, उसको हम किस तरह एफिशिएंटली अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। एक्सेसिव पावर वुड नॉट ओनली काज परमानेंट डैमेज टू द ट्रांजिस्टर बट आल्सो मेक इट यूजलेस। अगर आप बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर हो जाएगी इनपुट से आउटपुट के ऊपर तो आपका सर्किट डैमेज हो सकता है और उसको यूजलेस बना सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो आपने एक्सेसिव पावर नहीं देनी उसको, अदरवाइज़ वो जो है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा परमानेंटली। तो पावर एफिशिएंसी आपने कैसे कैलकुलेट करनी कि कितनी पावर, क्योंकि हमें पावर कितनी ट्रांसफ़र करनी चाहिए इनपुट से आउटपुट पे, तो वो पावर एफिशिएंसी से आप कैलकुलेट करते हैं कि कितनी पावर आपने उसकी कैलकुलेट करनी है। सो द पावर एफिशिएंसी, आम एफिशिएंसी जैसे हम निकालते हैं आउटपुट ओवर इनपुट, और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो द पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रेशियो बिटवीन द एसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड एंड द डीसी पावर दैट द पावर सप्लाइड, यानी आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, जो एसी पावर डिलीवर्ड है वो हमारी आउटपुट पावर है जो हमें चाहिए थी, आरएमएस की फॉर्म में मिलेगी पावर की उसमें, और जो डीसी पावर हमने उसको इनपुट पे दी थी क्योंकि हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो ये दोनों का जो रेशो होगी वो हमें पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। यानी ये फार्मूला इसका ना, तो परसेंटेज एफिशिएंसी में ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ऊपर है इसकी आउटपुट पावर जो कि एसी है, डिवाइडेड बाय उसकी इनपुट पावर जो कि डीसी पावर हमने उसे दी थी, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पावर एम्पलीफायर की। जो डीसी इनपुट पावर आपने कैलकुलेट करनी है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर सप्लाइड वोल्टेज वीसीसी। सप्लाइड वोल्टेज आपकी वीसीसी होती है जो आप कलेक्टर पे देते हैं, एंड द एवरेज करंट डिलीवर्ड बाय द क्यू पॉइंट, और जो एवरेज करंट आप डिलीवर करते हैं क्यू पॉइंट के ऊपर, जिसे आईसी क्यू या आईसी भी कहते हैं ना, कलेक्टर करंट जो होती है आपकी। तो आपकी जो पावर पीडीसी है, आपकी जो पावर एट द डीसी इनपुट के ऊपर, डीसी इनपुट पावर जो है आपकी, ये जो हम नीचे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू जो पावर का फार्मूला होता है P = VI, वो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो डीसी इनपुट पावर है, ठीक है, जो इसकी डिनोमिनेटर में आ रही है वो दैट शुड बी इक्वल टू वीसीसी आईसी, वेयर वीसीसी इज़ द जो उसकी सप्लाइड वोल्टेज है, और आईसी जो है वो करंट है जो आप उसको क्यू पॉइंट के ऊपर सप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ये आपको पता है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जब पढ़ी थी तो हमने क्वेश्चन पॉइंट को बहुत डिटेल में देखा हुआ है। जब हम ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और आउटपुट करैक्टरिस्टिक जो है आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो इस तरह की आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स आपने देखी थी। और फिर हम ये ग्राफ प्लॉट करते थे बिटवीन वीसीई, वीसीई इज़ द जो है आपकी कलेक्टर मीटर के दरमियान में, कॉमन मीटर है ना, तो कलेक्टर मीटर के दरमियान में आपकी आउटपुट वोल्टेज होती थी, और आईसी इज़ द कलेक्टर करंट, आपकी आउटपुट करंट होती थी। और फिर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द आईबी के लिए, आईबी क्या होती थी, बेस करंट जो कि इनपुट करंट होती थी। तो आपके पास इस तरह की आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स आती थी। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ बेस करंट हैं, IB1 एंड अप टू सोन या IB2, और इसके ऊपर फिर ये जब इस तरह की लाइंस बनती थी फिर हम क्या करते थे, एक कर्व, यहाँ पे ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है दिस इज द पावर डेसिपेशन कर्व। ठीक है, पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना इस तरह से, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि टच कर रही है यहाँ पे आईसी को टच कर रही है एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और वोल्टेज को जाके टच कर रही है एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज VC मैक्स, मैक्सिमम पे, और करंट को टच करिए आई मैक्स के ऊपर, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट के ऊपर। ठीक है, और इसके सेंटर में ये जो पॉइंट है ये डीसी लोड लाइन है ना, जो कि इस तरह वर्टिकल आके पड़ती है। ये जो आपकी लाइन इस तरह से टच कर रही है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट की करंट को दोनों तरफ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे, इसको हम एसी लोड लाइन कहते हैं। और ये जो इस तरह से वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है डॉटेड, ये डीसी लोड लाइन है आपकी। ठीक है, तो चूंकि आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे ये जहाँ पे ये दोनों लाइंस ऐसे मैच कर रही हैं, ऑलमोस्ट इन द सेंटर आपके पास एक क्वेश्चन पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉइंट जो ये ऊपर नीचे इस तरह मूव करता है ना आपके आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स के ऊपर, ड्यू टू द वेरिएशन इन द इनपुट करंट। तो जैसे जैसे इनपुट करंट आईबी जो है वो वेरी करती है, उस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन पॉइंट है ये भी मूव करता है इन द आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर, ये मूव करता है। ठीक है, तो और हमारी ये कोशिश होती है कि ये मूव ना करे, ये स्टैटिक रहे। जितना ये स्टैटिक रहेगा और इन द मिडल रहेगा ऑफ द आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आपका जो आउटपुट सिग्नल जो आ रहा होगा गेन वो भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो अब नया एक कर्व बना है इस तरह से, ये आपका पावर डेसिपेशन कर्व है। ठीक है, PD जिसको इन्होंने कहा हुआ है।
तो ये आपका बेसिकली, और यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे ये देखें, जहाँ पे VCC उसकी सप्लाइड वोल्टेज है, जो इस क्वेश्चन पॉइंट पर DC लोड लाइन क्वेश्चन पॉइंट से गुजरता हुआ टच कर रहा है नीचे जाके VCC को। VCC इज़ द सप्लाइड वोल्टेज ना, जो आप उसको कलेक्टर पे देते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ IB2 आ रहा है, दो हमने वैल्यूज़ लिए ना आपकी बेस करंट की, एक हमने लिए IB1 और दूसरी IB2। अब IB1 के ऊपर आप देखें, ये IB1 है, इसको अगर आप सीधा जाके देखें, ये जाके Imax के नीचे जो है वो एक पॉइंट दे रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको अगर आप नीचे लेके जाएं इस पॉइंट को, तो दो बातें आ रही हैं। अगर आपकी जो है वो यहाँ जहाँ वोल्टेज मिनिमम है आ रही है आपके पास, वहाँ पे आपकी करंट दैट शुड बी मैक्सिमम। सो एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और उसके बाद ये क्वेश्चन पॉइंट से ऊपर वाली बात है, क्वेश्चन पॉइंट से ऊपर हम देख रहे हैं कि जब वोल्टेज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, और क्वेश्चन पॉइंट से अगर आप नीचे आ जाएं तो वोल्टेज मैक्सिमम हो गई आपके पास, और उस वक्त जो आपकी करंट है दैट शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर मिनिमम करंट, और मिनिमम वोल्टेज के ऊपर मैक्सिमम करंट जो है वो आपको मिल रही है क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर और क्वेश्चन पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं। तो ये आपका ये पूरा ये ग्राफ था। तो ये आपने पहले भी ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, ट्रांजिस्टर की जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ये ग्राफ पड़ा हुआ है, लेकिन ये पावर डेसिपेशन का कर्व जो है अब ये नया आया, PD जो कर्व आ रहा है ये U शेप में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका पावर डेसिपेशन जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में शो होता है। अब यहाँ पे हमने जो मैंने आपको बताया कि पावर DC पावर है वो तो आपको VCC IC करके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो AC पावर है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको DC पावर भी चाहिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में आप चूँकि DC को AC में कन्वर्ट करें तो न्यूमिनेटर में आपको आउटपुट AC पावर चाहिए ना। तो आउटपुट AC पावर आपको कैसे मिलेगी कि जो पावर एट द आउटपुट है वो भी आपने क्या करना है, वो आप उसकी RMS वैल्यू, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमें उसकी RMS वैल्यू चाहिए। RMS वैल्यू का मतलब है P = VI का फार्मूला तो लगाएंगे, लेकिन VPP का मतलब है पीक टू पीक वैल्यू आपने लेनी है वोल्टेज की, और IPP का भी मतलब है पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय 2/√2 की जो टर्म आ रही है ये उसकी RMS वैल्यू है ना, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वजह से आ रहा है। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये RMS वैल्यू की वजह से आ रही है। तो हमने AC पावर जो किस तरह से निकाली है, एक VPP / 2/√2, IPP / 2/√2, और इसको जब आप इस तरह करके लिखेंगे तो 2 2 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो 4 2 8, तो ये नीचे 8 की टर्म आ जाएगी। और VPP जो है वो किसके बराबर है, IPP RC कह लें या लोड रेजिस्टेंस कह लें, एक ही बात है ना। तो कलेक्टर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम PAC जो है आपके पास AC जो आउटपुट पावर है वो किस तरह से आएगी, V की जगह अब आप ये वैल्यू डाल देंगे IPP RC। तो जब VPP की जगह आप IPP RC डालेंगे तो ये वाला IPP और ये वाला IPP स्क्वायर हो जाएगा, और साथ आ जाएगा RC, इसकी वैल्यू डाल के डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और ये दिस इज़ द, ये अब आपके पास पावर AC आ गई, तो पावर DC भी आ गई, पावर AC भी आ गई। ये दोनों पावर की वैल्यूज़ फार्मूला आप इधर पुट कर सकते हैं एफिशिएंसी के फार्मूले में, और 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी आप परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ द पावर एम्पलीफायर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी से उसकी कोई भी जो टाइप की पावर एम्पलीफायर की आप देख सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। ये मैंने आपको उसकी मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कर्व बताया है, ये किस तरह से कि जो उसका मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कर्व है अगर आप निकालना चाहते हैं तो कर्व मैंने आपको पहले ही समझा दी है। अब मैक्सिमम पावर डेसिपेशन वही P = VI का फार्मूला लगेगा, और मैक्सिमम पावर कब आएगी, जब आपके पास VCE मैक्सिमम होगी और मल्टीप्लाई बाय कलेक्टर की जो आपकी करंट है IC वो मैक्सिमम। तो यहाँ से आप IC = आपका PD जो पावर डेसिपेशन मैक्सिमम डिवाइडेड बाय VCE, ये VCE उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कलेक्टर की जो आउटपुट करंट है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कर्व से। ठीक है, तो ये आपने ये कर्व जो है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बनाना है और इसको याद भी करना है। यूजिंग द कन्वीनियंट VCE वैल्यूज द करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट्स आर कैलकुलेटेड। आप अपनी VCE की वैल्यूज़ को जो है कन्वीनियंटली जो भी आपके पास जो आप उसको दे सकते हैं आउटपुट पे, आप उसको कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक की आप आउटपुट की जो करंट है वो आप मेजर कर सकते हैं। सो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कर्व जो है ड्रॉन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो हमने ये देखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि द ट्रांजिस्टर में नॉट
डिस्ट्रॉयड, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो, उसमें वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके लिए द क्यू पॉइंट मस्ट बी लोकेटेड देन ऑन दिस कर्व और बिलो दिस कर्व। तो क्यू पॉइंट को इस कर्व के ऊपर, इस पावर डेसिपेशन कर्व के ऊपर होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए। मतलब ऊपर का मतलब है कि इस पावर डेसिपेशन के एग्जैक्टली इसको मैच करना चाहिए पावर डेसिपेशन को, ये इससे बाहर नहीं जा सकता, यानी इसके ऊपर जा नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम ये यहाँ तक होगा या इससे नीचे रहेगा क्यू पॉइंट, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, क्रॉस करके ऊपर जाने की क्यू पॉइंट कोशिश करेगा, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ये जो बातें हमने पावर डेसिपेशन और ये जो एफिशिएंसी की पढ़ी हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको हम अपने देखते हुए हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने पावर एम्पलीफायर को। 3 तरह के आपके पावर एम्पलीफायर्स होते हैं, उनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हम देख के कि आपके कि वो किस तरह ऑपरेट होते हैं पावर एम्पलीफायर्स, तो हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्टिव डिवाइसेस जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हैं, और उनकी ऑपरेटिंग कंडीशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेस्ड ऑन द क्वेसेंट पॉइंट यानी क्यू पॉइंट को देखते हुए कि 3 तरह के क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। अब जो क्लास ए एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, ये तीनों की डायग्राम्स भी बनी हुई है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तीनों में फ़र्क क्या है और सबसे एफिशिएंट कौन सा है वो हम एंड पे देखते हैं। तो पहले तो क्लास ए एम्पलीफायर, आपने क्लास ए एम्पलीफायर में हम कहते हैं कि ये उसी तरह आपकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व हमने लिए, लेकिन अब हमारे एक्स एक्सिस पे VBE, पहले तो हम VCE ले रहे थे ना, अब हम VBE कंसीडर करें, बेस एमीटर की वोल्टेज ले रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे उसी तरह कलेक्टर करंट है। और जी अब आपने क्वेश्चन पॉइंट जो है वो इसी तरह AC लोड लाइन के ऊपर है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस डॉटेड में लगी हुई ये आपकी DC लोड लाइन है, ठीक है। ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपकी AC लोड लाइन को शो कर रही है। अब जो DC लोड लाइन है उसके ऊपर आपको ये जो एक नज़र आ रहा है ये सिग्नल आपने दिया, ठीक है। सिग्नल का डिफरेंस ओरिजिन के साथ हम देख रहे हैं कि जो हमने सिग्नल सप्लाई किया है उसका डिफरेंस ओरिजिन के साथ ये आपको VBE की वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब तकरीबन इतना है कि क्वेश्चन पॉइंट एट द मिडल आ रहा है ऑफ द लाइन, AC लोड लाइन। तो ये मिडल में जब भी क्वेश्चन पॉइंट आएगा तो वो आपके पास एक आइडियल सिचुएशन आ जाती है, आपका पूरा सिग्नल जो है वो कंसीडर होगा, यानी क्रस्ट भी कंसीडर होगा और ट्रफ भी कंसीडर होगा इसमें, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपका क्लास ए एम्पलीफायर है उसमें जो कलेक्टर करंट फ्लो करती है एट ऑल द टाइम्स ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द सिग्नल, आप जो फुल साइकिल सिग्नल का दे रहे हैं उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए आपकी जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो करेगी। और इस तरह के एम्पलीफायर को हम कहते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। और इसमें जो क्वेश्चन पॉइंट है क्यू पॉइंट वो कहाँ होता है, नियर द सेंटर, तकरीबन सेंटर में होता है, ठीक है। ये आप अगर इसको DC लोड लाइन को नीचे लेके आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पॉइंट जो है वो तकरीबन सेंटर में है, ठीक है। और VBE ये डिफरेंस है ओरिजिन से लेके इस क्वेश्चन पॉइंट तक के लिए ना, तो वो VBE दे रहा है, तो ये ऑलमोस्ट एट द सेंटर आ रहा है, पूरा आपका क्रेस्ट और ट्रफ पूरा सिग्नल कंसीडर हो रहा है। अब आपका डिस्टॉर्शन सबसे कम है, मिनिमम डिस्टॉर्शन है इस तरह के सिग्नल्स के लिए, स्मॉल सिग्नल्स के लिए। और एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द DC इंटू AC सिग्नल जो है पावर वो भी लो है, यानी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी तो नहीं होगी। कितनी एफिशिएंसी हो रही है अगर आप आइडियल देखें, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी अगर निकालें तो यानी कैलकुलेशंस के साथ तो वो तकरीबन 50% एफिशिएंसी आ जाती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस तरह का जो एम्पलीफायर होता है उसकी 45% एफिशिएंसी होती है, और इसमें कंडक्शन का एंगल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री इसलिए क्योंकि 180 डिग्री का क्रेस्ट होता है और 180 डिग्री ट्रफ का होता है, तो चूंकि पूरा सिग्नल कंसीडर होता है क्रेस्ट और ट्रफ, तो 360 डिग्री का टोटल एंगल ऑफ कंडक्शन होता है इसमें कोई भी सिग्नल लॉस नहीं होता। हाँ, लेकिन सिग्नल स्मॉल सिग्नल होता है और उसके लिए जो आपकी एम्पलीफिकेशन है वो भी स्मॉल होती है, लेकिन एम्पलीफिकेशन स्मॉल होने के साथ साथ डिस्टॉर्शन भी आपकी कम होगी और एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। 45% जो है वो प्रैक्टिकली होती है और मैक्सिमम 50% एफिशिएंसी है। तो ये क्लास ए एम्पलीफायर थे आपके पावर एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपकी वही उसी तरह आपने VBE एक्स एक्सिस पे है, IC जो है वो Y एक्सिस पे है। अब आपकी वही AC लोड लाइन है, उसके ऊपर आपने DC लोड लाइन इस तरह वर्टिकल करके ली हुई है नीचे की तरफ। और अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपका जो आउटपुट है वो जो आपका जो नज़र आ रहा है जो आपको करेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपकी कंडक्शन हो रही है। आपका जो ट्रांजिस्टर है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो है वो सिर्फ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे आप VBE चेक करें ना, तो अब आपका सिग्नल जो क्वेश्चन पॉइंट है वो अब नियरली सेंटर में नहीं रहा, वो थोड़ा सा पीछे, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल तो आ ही नहीं ना रहा उसमें। अब VBE देखें कहाँ आ गई, पहले VBE ओरिजिन से पूरी राइट साइड पे ये पूरा VBE था ना, अब VBE कहाँ आ गई है,
कट ऑफ पॉइंट, ये कट ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये कट ऑफ पॉइंट है। कट ऑफ पॉइंट वो होता है जहाँ पे IB आपका यानी बेस करंट जीरो हो जाती है, और अगर आपको पता है बेस करंट जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट भी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। उस पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं, जिस पे आपकी कलेक्टर करंट यानी IC जीरो हो जाए, और वो आपको पता है IC चूँकि वर्टिकल एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे IC की वैल्यू जीरो होगी। तो जो भी वैल्यूज़ आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे उस पर आपकी कलेक्टर करंट जीरो हो जाती है, उसको हम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो आपकी बेस करंट भी जीरो हो जाएगी, कलेक्टर करंट भी जीरो हो जाएगी इस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि आपका जो क्वेसेंट पॉइंट है, अब वो सेंटर की बजाय अब वो क्वेसेंट, ये जो आपका सिग्नल है ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा है। ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो इस कट ऑफ पॉइंट के नीचे जा रहा है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। और VBE जो है वो इस कट ऑफ पॉइंट से लेके पॉजिटिव हाफ साइकिल तक के लिए होगी, ठीक है। तो ये आपका क्लास B एम्पलीफायर है। उसमें जो 2-3 बातें हमने देखी हैं वो ये कि कलेक्टर करंट जो है फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपकी कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो करेगी। और ऑफ द इनपुट सिग्नल इट इज़ कॉल्ड द क्लास B पावर एम्पलीफायर। इसमें जो Q पॉइंट है इज सेट नियर द कट ऑफ। अब यहाँ पे पहले Q पॉइंट कहाँ होता था, मिडल में, अब Q पॉइंट कहाँ आ गया, नियर कट ऑफ। कट ऑफ के करीब करीब होगा, यानी ओरिजिन के करीब करीब होगा आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस के करीब होगा। तो वहाँ पे नियर कट ऑफ होगा टू अलाउ द ग्रेटर पावर आउटपुट एंड हायर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट मिले, हायर एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। अब आपका आउटपुट सिग्नल तो एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, पावर भी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है डिस्टॉर्शन भी बढ़ जाती है। सो अब यहाँ पे लार्ज आउटपुट सिग्नल आर पॉसिबल बिकॉज द फुल लीनियर रीजन इज अवेलेबल फॉर एन ऑपरेटिंग एक्सर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम वन हाफ ऑफ द इनपुट। अब आपका सिर्फ एक हाफ इनपुट जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका लार्ज आउटपुट सिग्नल जो है वो आपको प्रोड्यूस होगा। और अदर हाफ ऑफ द इनपुट जो नीचे वाला था, ट्रफ वाला पोर्शन, उससे कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगी बिकॉज इट डिराइव्स द ट्रांजिस्टर बिलो द कट ऑफ, क्योंकि अब ये कट ऑफ पॉइंट के नीचे आ रहा है। अब जैसे ये कट ऑफ पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट कट ऑफ है क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो बिलो द कट ऑफ पॉइंट जो आपका ट्रफ फ्लो कर रहा है उसके लिए आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगी ना, जो अबव द कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। तो जो है अब हमने द अदर हाफ ऑफ द वेव मस्ट बी सप्लाइड बाय द सेकंड ट्रांजिस्टर इन अ पुश पुल और कम्प्लीमेंट्री सर्किट। अभी हम आगे देखेंगे कि पुश पुल क्या होता है या कम्प्लीमेंट्री सर्किट किसको कहते हैं। तो ये जो आपका कम्प्लीमेंट्री सर्किट है या पुश पुल सर्किट है, उसमें आप ये जो दूसरा हाफ जो वेस्ट हो रहा है ना, उसमें आप विद इवन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कैंसिल करके उसको यूजफुल पावर आउटपुट इससे ऑब्टेन करा सकते हैं, ये जो भी हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ये जो सेकेंड हाफ वेस्ट हो रहा है इसको आप इन सर्किट के ज़रिए से, पुश पुल सर्किट से या कम्प्लीमेंट्री सर्किट के ज़रिए से इसको भी काम में लेके आ सकते हैं, सेकंड हाफ को, जो अभी इस वक्त हम कह रहे हैं कि काम में नहीं आ रहा, अभी सिर्फ आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल से आउटपुट मिल रही है। एफिशिएंसी बढ़ गई है इसमें, एफिशिएंसी बढ़ के पहले जो थी 45 से 50% तक थी, अब वो एफिशिएंसी आपकी हो गई है 78.5%। क्योंकि पावर एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ डिस्टॉर्शन इफेक्ट भी बढ़ गए है ना, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट जो पहले सेंटर में था क्लास ए एम्पलीफायर के लिए, अब वो नियर द कट ऑफ आ गया, ठीक है, पीछे की तरफ, ओरिजिन की तरफ आ गया। थर्ड जो है वो क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स हैं। क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है उसमें आप देखें ये जो VBE इतनी थी पहले, सबसे पहले तो देखें ना VBE बिल्कुल नेगेटिव साइड पे तो थी ही नहीं, सारी की सारी VBE पॉजिटिव साइड पे थी। पूरा सिग्नल आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स दोनों फ्लो करते थे, ठीक है, इनपुट के। जब आपने क्लास B पढ़ा तो क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो करता था, नेगेटिव हाफ साइकिल चूंकि कट ऑफ के नीचे जा रहा था उसको हम कंसीडर नहीं थे करते। और तीसरा अब हम देख रहे हैं कि वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो और ज़्यादा पीछे, वो जो आपका जा रहा है, जो ट्रफ वाला पोर्शन है वो और ज़्यादा पीछे जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, जो वो भी वो वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहले तो ये पोर्शन, ये जो डिफरेंस था VBE का, जो ओरिजिन का और कट ऑफ का नेगेटिव साइड का जो डिफरेंस था ओरिजिन से नेगेटिव का, वो VBE था ना। अभी भी ओरिजिन से लेके पीछे नेगेटिव वाली जो वो है वो VBE है, जो पोर्शन है नेगेटिव वाला। अब ये जो VBE का डिफरेंस है ये पहले से ज़्यादा जो है वो हो गया है, वाइड हो गया है ये। और अब आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो भी पूरा नहीं फ्लो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी कम जो है वो का भी आधा पोर्शन फ्लो करेगा और बाकी सारा ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
और आपका इस तरह का आउटपुट जो है वो मिलेगा। उसी तरीके से वो क्वेश्चन पॉइंट है वो दोबारा अगेन टूवर्ड्स द कट ऑफ मूव करेगा, और कट ऑफ वो पॉइंट है आपको मैंने बताया था कि जिसपे करंट IB और IC ज़ीरो हो जाती हैं, और ये बाकी वही सिचुएशन है। तो डिफरेंस क्या आया अब आपका कि अगर आपकी कलेक्टर करंट फ्लो करेगी फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, पहले तो पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा था ना क्लास B में, अब वो पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी फ्लो नहीं करेगा, लेस देन हाफ यानी उसके आधे से भी कम के लिए फ्लो कर रहा है। जो ओरिजिन से लेके ऊपर तक का पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन फ्लो कर रहा है, ये जो मैंने जिसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें भी सिर्फ ये वाला पोर्शन फ्लो कर रहा था क्लास B में, जिसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ये वाला साइकिल फ्लो कर रहा था, ठीक है। जबकि आपका क्लास A में जो है ये दोनों साइकिल फ्लो कर रहे थे, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे क्लास B में फिर भी ज़्यादा पोर्शन फ्लो कर रहा था, अब क्लास C में जो है वो उससे भी कम पोर्शन जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, हाफ उन्होंने कहा तकरीबन हाफ साइकिल अब फ्लो कर रहा है, बाकी सारा जो है वो वेस्ट हो रहा है जो पीछे कट ऑफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो जो है हमने ये कहा कि कलेक्टर करंट जो है फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल जो है वो इट इज़ कॉल्ड क्लास C एम्पलीफायर, उसके लिए लेस देन हाफ साइकिल के लिए फ्लो करेगा, उसको क्लास C एम्पलीफायर कहते हैं। उसके बाद क्लास C में क्वेश्चन पॉइंट जो है सेट वेल बियॉन्ड द कट ऑफ, अब वो बिल्कुल वेल बियॉन्ड द कट ऑफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ का कंडक्शन, पहले तो वो था ना कि आपका जो क्वेश्चन पॉइंट था जो क्लास B में क्लास B में इट इज़ सेट नियर द कट ऑफ, पहले तो वो कट ऑफ के करीब क्वेश्चन पॉइंट था ना, अब वो बियॉन्ड द कट ऑफ जाएगा क्लास C में, वो बियॉन्ड, ठीक है, उससे भी पीछे जाने की कोशिश करेगा कट ऑफ के नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि कंडक्शन अगर इन द कलेक्टर करंट फॉर लेस देन वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, ये जो मैंने आपको जो कलर किया ना सिर्फ इतने लेस देन वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल के लिए अब आपकी सिर्फ कंडक्शन होगी और ये फ्लो करे। अब ये बीच में गैप आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप देखें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा था और फिर इसी तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल, देयर इज़ नो गैप ना, यहाँ पे क्या हो रहा है अब वो क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव बीच में पूरा ऑफ, फिर अगला पॉजिटिव बीच में पूरा ऑफ, ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह ये क्लास C एम्पलीफायर है जिसमें सिग्नल का हाफ का भी हाफ जो है ना, क्रेस्ट का भी हाफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी हाफ सिग्नल फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना कम आप करते जाएंगे इनपुट सिग्नल को, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अब आपकी जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है वो तो 100% हो जाएगी क्लास C में, और इसकी वजह से, लेकिन जो अगर आप प्रैक्टिकल एफिशिएंसी देखें जो अचीवेबल है वो 80% एफिशिएंसी आपको क्लास C एम्पलीफायर से मिल सकती है, लेकिन इसका मसला ये है कि डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो जो नॉइज़ इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उनको लिमिट करने के लिए सर्किट एप्लीकेशन टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आपको लेके जाना पड़ेगा। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो कम से कम फ्रिक्वेंसी है ना, यानी हम कोशिश करते हैं कि उसको पीछे की तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे तो उसके लिए हम उसको अचीव नहीं कर सकते, वेयर द डिस्टॉर्शन हार्मोनिक्स कैन बी फिल्टर्ड आउट बाय द रेजोनेंट सर्किट, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ला के हम उसको रेजोनेंट सर्किट से उसको फिल्ट्रेशन करने की उसकी कोशिश करेंगे कि वो जो शांशा की आवाज़ आ रही है आउटपुट पे वो ना आए। रेजोनेंट सर्किट कौन सा होता है, वो RLC सीरीज सर्किट या RLC पैरेलल सर्किट जो आपने पढ़ा था ना, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट, तो वो उसको हम रेजोनेंट सर्किट कहते हैं ना, जिसकी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है जो आपने कैलकुलेट की हुई है अपनी प्रीवियस जो है क्लासेस में, इंटरमीडिएट FR = 1/2 पाई √LC, इस तरह से ये उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपने कैलकुलेट की हुई रेजोनेंट सर्किट की। तो ये आपकी क्लास C एम्पलीफायर है, यानी आपने इनपुट सिग्नल को और ज़्यादा स्मॉल फ्लो कराया और उससे आपकी एफिशिएंसी तो थ्योरेटिकली 100% और प्रैक्टिकली 80% हो जाएगी, बढ़ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा, रेजोनेंट सर्किट की मदद से आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशन थी आपके कि कितनी तरह के एम्पलीफायर होते हैं। अब इनको देखते हुए तो अगर आप एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो क्लास C एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर सबसे अच्छा समझा जाएगा, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ जो आपका
ये देखें डिस्टॉर्शन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डिस्टॉर्शन के हवाले से तो फिर आपका जो है कम से कम डिस्टॉर्शन, वो सबसे कम डिस्टॉर्शन वो क्लास ए एम्पलीफायर की थी, ठीक है। तो उस लिहाज से तो क्लास ए एम्पलीफायर सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बेशक उसकी एफिशिएंसी कम है लेकिन उसकी डिस्टॉर्शन भी सबसे कम है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह का एम्पलीफायर आपको चाहिए, आपको एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करें या आप उसकी डिस्टॉर्शन को देख रहे हैं कि किसकी कम है। तो डिस्टॉर्शन के लिहाज से तो आपका क्लास ए एम्पलीफायर अच्छा है, लेकिन अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे तो क्लास सी एम्पलीफायर सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब आइडियल ट्रांसफार्मर जो है आपका, ये चूँकि छोटी सी इसमें वो बात है जिसको हम कह रहे थे कि इम्पिडेंस मैचिंग के ज़रिए से आपने उसकी आइडियल ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं आप इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। जो हम बार बार पावर एम्पलीफायर हम कह रहे थे कि पावर एम्पलीफायर से हम इम्पिडेंस मैचिंग करा सकते हैं, तो आपका एक आइडियल ट्रांसफार्मर भी इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है। अब एक आइडियल आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा होता है, उसका एक इनपुट बीच में आयरन कोर होता है उसके, और आपको पता है कि इनपुट एक जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं इनपुट साइड पे, और जिनको प्राइमरी कॉयल कहते हैं, एक उसका सेकेंडरी कॉयल होता है, ठीक है। इस तरफ जो है वो इसका प्राइमरी कॉयल है जिस पे ये टर्न्स आपने दिए हुए हैं, दूसरी तरफ होता है सेकेंडरी कॉयल जिस पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स दिए होते हैं। तो इनका आपस में जो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए करंट I1 जो है वो प्राइमरी कॉयल से फ्लो कर रही है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, वोल्टेज V1 है। करंट I2 जो है वो सेकेंडरी कॉयल से फ्लो कर रही है जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, वोल्टेज V2 है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉयल जो है वो N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल जो है वो N2 है। अब अगर ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसकी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए, और इसमें ये इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस के तौर पे जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक की आप इन एम्पलीफायर्स को ऑपरेट करा सकते हैं इन फ्रिक्वेंसीज पे। और मैंने कहा कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर को आउटपुट के बराबर होना चाहिए, यानी V1 I1 P इज इक्वल टू VI होता है ना, तो V1 I1 शुड बी इक्वल टू V2 I2, ठीक है। और यहाँ से V1 ओवर V2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1, यानी वोल्टेज की रेशो करंट के रेशो के ऑपोजिट है। और आपको पता है कि जो करंट की रेशो है वो रेजिस्टेंस के रेशो के ऑपोजिट होती है। तो यानी हमारे पास ये I2 ओवर I1 जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं R1 ओवर R2 को, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे वोल्टेज की रेशो है। सो V1 ओवर V2 बराबर होती है I2 ओवर I1 के, विच इज़ इक्वल टू R1 ओवर R2 ना। तो यहाँ से, और नंबर ऑफ टर्न्स का क्या ताल्लुक है, नंबर ऑफ टर्न्स का ये ताल्लुक है कि जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं उसकी वोल्टेज, यानी वोल्टेज के साथ इसकी भी डायरेक्ट रिलेशन N1 ओवर N2। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है और करंट कम फ्लो करती है और वोल्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर आपके पास प्राइमरी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, और वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से रिलेशन है इनका आपस में। तो यानी हम इकट्ठा करके इसको अगर लिखना चाहें तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू I2 ओवर I1 इज इक्वल टू N1 ओवर N2, ठीक है। V1 और N1 का सेम होगा और करंट इसके ऑपोजिट है, और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू R1 ओवर R2 विच इज़ इक्वल टू A। इस सब को हम A के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सबको एक एक को ले लें, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड पे अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो R1 है, और R1 इज इक्वल टू V1 ओवर I1। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे जो लोड है आपका उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R2 है विच इज़ इक्वल टू V2 ओवर I2। और इन यहाँ से हम अगर हम कहें तो V1 जो है इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो V1 बराबर बनती है किसके, V2 को उधर ले जाए ना A के साथ, तो V1 बराबर होगी A इंटू V2, ठीक है। यानी V2 A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V1 A V2 के बराबर होगी। इसी तरह अगर आप I1 निकालना चाहेंगे, I1 को उधर ले जाएं, A इसके नीचे आ जाएगा I2 के, सो I1 इज इक्वल टू I2 ओवर A। ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाली हैं 9.2 और 9.3 9.1 इक्वेशन से। और इन दोनों को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, इन दोनों को आप पुट कर सकते हैं अपने इनको आप डिवाइड कर देना। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यानी V1 ओवर I1 की एक फॉर्म बना लें, और अगर आप नहीं डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली V1 की वैल्यू को पुट कर दें R1 के फार्मूले में, और इसी तरह आप I1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं R1 के फार्मूला में ना, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपली क्या करें कि डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को 9.2 को 9.3 से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे V1 ओवर I1 की फॉर्म बन जाएगी। V1 ओवर I1 जो है वो R1 को शो करता है, और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी A स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा ना A स्क्वायर V2 ओवर I2, और V2 ओवर I2 अभी आपको पता है वो क्या होता है R2। इट मीन्स कि R1 इज इक्वल टू A स्क्वायर R2 की फॉर्म बन जाएगी एक आपकी,
Thus the load is in the secondary appears in the primary as a resistance A square R2। तो जो सेकेंडरी का लोड है यानी R2 वो प्राइमरी की रेजिस्टेंस के तौर पे अपेयर होगी ना, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर R2 के फॉर्म में वो अपेयर होगी। तो R1 और R2 का आपस में ये ताल्लुक है विद AC वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। तो आपने उसको AC वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे जो है ना वो दी हुई है। सो ये आपका पूरा ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर का की फॉर्म थी, उसमें जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल होती हैं, ठीक है। वो हमने दोनों को उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखा। बस आप जो मेन चीज़ है इसमें वो याद रखें, एक तो पावर दोनों की बराबर होती है, पावर का फार्मूला V1I1 = V2I2। उसके बाद एक वोल्टेज रेशो बन जाएगी V1/V2 और उसके ऑपोजिट बनेगी करंट की रेशो। अब करंट की रेशो अकेली ही ऑपोजिट होगी, बाकी सारी रेशो V1/V2 के बराबर साथ होंगी। जिसकी वोल्टेज ज़्यादा उसके किसकी ज़्यादा होगी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स जिनके ज़्यादा होंगे, और उन्हीं की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी, ठीक है। सो V1/V2 = R1/R2 = N1/N2, और ये सब किसके ऑपोजिट है = I2/I1। सिर्फ करंट की रेशो ऑपोजिट है इन सब के। तो ये मेन जो एक दो बात है ये आपने जहन में रखनी है फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर। और इसकी इन्होंने छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है कि आउटपुट लोड ऑफ द एम्पलीफायर अगर इतना होगा 2000, तो आपने कनेक्ट इन द एम्पलीफायर विद द स्पीकर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो आपने इसको किस तरह से कैलकुलेट, ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो जिसको कह रहे हैं, टर्न्स रेशो का होता है नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशो होती है उसको टर्न्स रेशो कहते हैं, यानी N1/N2 ये नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो होती है। तो आप अगर ये ए का फार्मूला यहाँ से देखें ना, आप कह रहे हैं R1 = A² R2 ना, तो यहाँ से A² = R1/R2 और दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें तो A = R1/R2 का अंडर रूट। और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है लोड रेजिस्टेंस को और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल रेजिस्टेंस को। तो लोड रेजिस्टेंस जो है वो कितना है आपके पास, अगर 2000 है, और सिग्नल रेजिस्टेंस जो स्पीकर है उसका आपका जो है वो 8 ओम है, ठीक है ना। तो इसको आप ये आपके पास ए फैक्टर आ जाता है। सो अ ट्रांसफार्मर हैविंग द टर्न्स, अब आपकी टर्न्स रेशो क्या बन रही है 15.8:1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है ना, तो 15.8 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है ना। तो दिस ये जो रेशो बनी है 15.8/1 की रेशो, यानी रेशो 1 बन गई है। वुड बी यूज एज अ इम्पिडेंस मैचिंग डिवाइस सच एज इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर डिवाइस इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से आप आइडियल ट्रांसफार्मर को इम्पिडेंस मैचिंग के लिए टर्न्स रेशो निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे आपको बताइए। एक्चुअल ट्रांसफार्मर क्लोजली अप्रोचेज द आइडियल ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉसेस, क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो लॉसेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर है, ये तीन पॉइंट्स इसके भी हैं जो आपने जहन में रखने हैं कि आपकी एक्चुअल ट्रांसफार्मर की भी तकरीबन इसी तरह की परफॉर्मेंस होती है जैसे ये आइडियल ट्रांसफार्मर की है। इसी तरह ट्रांसफार्मर आल्सो आइसोलेट्स द DC कंपोनेंट्स ऑफ द कलेक्टर करंट फ्रॉम द लोड। वो आपके DC को लोड जो है कलेक्टर के DC को आपकी लोड यानी AC की जो RMS वैल्यू उससे डिफ्रेंशिएट करता है, आइसोलेट कर देता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर आइसोलेट का मतलब उसको अलग अलग कर देता है, DC कंपोनेंट्स को और AC कंपोनेंट्स को अलग अलग करता है कलेक्टर करंट की, ठीक है। उसके बाद फॉर द DC द ट्रांसफार्मर प्राइमरी अपेयर्स एज द लो DC रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग्स ऑफन कंसिडर टू बी 0, यानी आप उसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादातर 0 कंसिडर कर लेते हैं DC ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी जो आप इस ट्रांसफार्मर की जहन में रख सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल जो जैसे पीछे की है, टर्न्स रेशो आपने निकालनी है, टर्न्स रेशो को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेसिकली टर्न्स रेशो क्या आता है N1/N2 ना, उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने ये देखे ना N1/N2 को भी A कहा हुआ है, आपने I2/I1 को भी A कहा हुआ है, आपने V1 और V2 को भी A कहा हुआ है। तो जब भी टर्न्स रेशो कह रहे हैं तो आपने ये A निकालना है। तो ये सारा कुछ जो है ये अंडर रूट आपने देखा है कि ये A जो है ये अंडर रूट ऑफ R1/R2 को रिप्रेजेंट करता है इस फार्मूले से। तो वो आप लगा के तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो बातें हमने आज कही हैं कि व्हाट इज़ पावर एम्पलीफायर, आप पावर कितनी तरह के पावर एम्पलीफायर्स हैं और पावर एम्पलीफायर का क्या डिफरेंस है विद वोल्टेज एम्पलीफायर से, और किस तरह से कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा बेहतर है और आप उसे इम्पिडेंस मैचिंग कैसे करा सकते हैं, जो कि आप एक आइडियल ट्रांसफार्मर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसे अपने पावर एम्पलीफायर को भी उस इम्पिडेंस मैचिंग के तौर पे लाइक आइडियल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये सारी बातें आज हमने की हैं। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वीडियो को जो है बार बार देखा करें, कोई बात ना समझ आए तो पीछे भी जाके दोबारा देखें और दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कोई बात ना समझ आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।